वेलकम बैक टू ऑल। देखिए आज हम लोग यहाँ पे कुछ क्विक एमसीक्यूज देखेंगे कॉम्प्लेक्स एनालिसिस के, और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बहुत मज़ा आएगा, बहुत कुछ सीखने को भी मिलेगा, राइट। बट मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि अगर आपने ये क्वेश्चन पहले नहीं कर रखा तो आप करो। अगर आप इसको फर्स्ट टाइम देख रहे हो तो आप इसको फर्स्ट खुद से ट्राई करो। डेफिनेटली आपसे बनेगा तो आपको कॉन्फिडेंस आएगा, ठीक है। अब क्वेश्चन मुश्किल नहीं है, डेफिनेटली आपसे ज़रूर बनेगा। आइए देखते हैं वन बाई वन। देखो यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन क्या है। फर्स्ट क्वेश्चन अगर हम लोग देखें तो फर्स्ट क्वेश्चन आपका बोलता है कि रेसिड्यू ऑफ फंक्शन साइन जेड बाई जेड टू दी पावर 4, राइट। इसको अगर मैं एफ जेड ले लूँ, बात समझिएगा अच्छे से। एफ जेड अगर मैं ले लूँ साइन जेड बाई जेड का पावर 4, तो जो रेसिड्यू होता है वो किसी पॉइंट पे होता है। तो यहाँ पे सिंगुलरिटी क्या है, तो वो है आपका जेड इक्वल टू जीरो, ठीक है। और डेफिनेटली क्या है, जेड इक्वल टू जीरो आपका एक सिंपल एक पोल है, इज ए पोल, ठीक है, ऑफ ऑर्डर 3, ओके। अब आप बोलोगे कि सर आपने ये कैसे जान लिया कि 3 ऑर्डर का पोल है। तो यहाँ पे ये चीज़ दिख रहा है, ठीक है। मैंने आपको बताया था कि बिल्कुल आप जो है, अगर आपको पोल का डेफिनेशन याद है तो वहाँ से आप कर सकते हैं। और मैं अभी आपका इसको एक्सपेंशन करके दिखाने वाला हूँ, जहाँ से आपको रेसिड्यू भी कन्फर्म हो जाएगा और ये कितने ऑर्डर का पोल है वो भी कन्फर्म हो जाएगा। तो मैंने कहा था कि बहुत कुछ सीखने के लिए है, काफ़ी मज़ा आएगा, बने रहिए, ठीक है। तो देखिए इस क्वेश्चन में बहुत कुछ है। तो ये भी एक आपका क्वेश्चन हो सकता है कि व्हाट इज़ ऑर्डर, सॉरी वाट यहाँ पे लिखिए, व्हाट इज ऑर्डर ऑफ पोल ऑफ एफ जेड इज इक्वल टू साइन जेड बाई जेड का पावर 4, ठीक है। ये भी आपसे पूछ सकता है, ऑप्शन दे देगा कि भैया इसका 1 है तो 2 है, 3 है, ठीक है, या ऑप्शन आपका 4 है। तो यहाँ पे जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो क्या होगा, 3 है, क्योंकि इसका जो पोल का ऑर्डर होता है वो 3 होता है। सब कुछ जानना चाहिए। अब बिल्कुल बिंदास तरीके से अगर आप डेफिनेशन यूज़ करोगे ना पोल का, सिंपली अगर आप डेफिनेशन यूज़ करोगे तो क्या होता है, तो मैं यहाँ पे लूँगा लिमिट जेड टेंड्स टू 0 जेड माइनस 0, राइट, एफ जेड, और यहाँ पे मैं पावर ले लूँगा 3, ओके। अब आप देखोगे तो क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा लिमिट जेड टेंड्स टू 0, सिंपली जेड है जेड क्यूब, एफ जेड का वैल्यू क्या है, एफ जेड है आपका साइन जेड बाई जेड का पावर 4, राइट। तो अब यहाँ पे क्या आ जाएगा, यहाँ पे आपका सिंपली ये आ जाएगा लिमिट जेड टेंड्स टू 0 साइन जेड बाई जेड, ठीक है। और अंडर लिमिट 0 साइन एक्स बाई एक्स क्या होता है, 1 होता है। तो अब आपका ये क्या आ गया, ये आपका आ गया नॉन जीरो फाइनाइट, ठीक है। लिमिट वैल्यू इसका नॉन जीरो फाइनाइट आया है। और हम लोगों ने पढ़ा है कि अगर ये लिमिट वैल्यू, ठीक है, ये जो लिमिट वैल्यू है यहाँ पे आपका जो जीरो है ना, इस जीरो के प्लेस में कुछ भी हो सकता है। अगर ये लिमिट वैल्यू आपका नॉन जीरो फाइनाइट आता है तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है कि जो जेड इक्वल टू जीरो जो यहाँ से निकलेगा पॉइंट, वो क्या होगा, वो आपका पोल होगा। इस पोल ऑफ कितना ऑर्डर का, तो जितना इसका पावर है ऑफ ऑर्डर, तो यहाँ पे पावर कितना है 3, ये 3 ऑर्डर का पोल होगा, ठीक है। तो ये कन्फर्म करने का तरीका है कि आप कोई भी फंक्शन आपको दे रखा है, आप वहाँ पे लिमिट अप्लाई करो, ठीक है। जैसे जेड इक्वल टू 0 पे ये एनालिटिक नहीं था, डेफिनेटली है क्या है यहाँ पे इसका सिंगुलर पॉइंट है, तो आप उस पर अप्लाई करोगे तो आपको अगर वो नॉन जीरो फाइनाइट आता है, दैट मीन्स क्या है, वो आपका एक पोल है ऑफ दैट ऑर्डर, ठीक है। एक तो ये चीज़ हो गया। दूसरा मैंने आपको एक्सपेंसन से भी बताया है, और एक्सपेंसन जो है काफ़ी स्ट्रॉन्ग हथियार होता है। मैंने आपको कहा था कि अगर आप एक्सपेंसन से काम करते हो तो बहुत अच्छा काम कर पाओगे। जैसे आप देख सकते हो यहाँ पे, अगर मैं इसको एक्सपेंड करूँ तो साइन जेड का एक्सपेंसन काफ़ी ईजी होता है। तो ये हो जाएगा 1 बाई जेड का पावर 4 साइन जेड, राइट, ये हो गया। अब आप यहाँ पे देखोगे कि जेड का पावर 4 का को छोड़ दीजिए, साइन जेड का एक्सपेंसन क्या होता है, तो ये होता है जेड माइनस जेड क्यूब बाई फैक्टोरियल 3 प्लस जेड 5 बाई फैक्टोरियल 5, राइट। इस तरीके से बढ़ता चला जाता है। अब यहाँ पे अगर मैं देखूँ, सबको मल्टीप्लाई कर दूँ मैं 1 बाई जेड का पावर 4 से, तो क्या आ जाएगा, 1 बाई जेड का पावर 3 आ जाएगा, माइनस यहाँ पे आपका आ जाएगा 1 बाई फैक्टोरियल 3, ठीक है, जेड आ जाएगा, फिर आपका यहाँ पे आ जाएगा प्लस जेड बाई फैक्टोरियल 5 आ जाएगा। और इधर देखिएगा इसके बाद जेड का पावर 7 होगा ना, तो माइनस आएगा आपका जेड का पावर 3, 4 से डिवाइड कर देंगे तो बाई 7। तो अब आप यहाँ से बहुत अच्छे से देख सकते हो कि आपको जो एक्सपेंसन मिल रहा है ना इसका, वो क्या है, तो उसमें जो निगेटिव पावर ऑफ जेड है, सारा मैंने पढ़ाया हुआ है आपको, आप लेक्चर पूरा कंप्लीट कर लोगे तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगा। यहाँ पे जो निगेटिव पावर ऑफ जेड है वो क्या है, वो फाइनाइट नंबर ऑफ टर्म्स आया है, ठीक है ना। तो अगर निगेटिव पावर ऑफ जेड फाइनाइट नंबर ऑफ टर्म्स में आता है तो क्या होता है, तो वहाँ से जो पॉइंट निकल रहा है, जैसे जेड इक्वल टू 0, ये जो पॉइंट निकल रहा है ये क्या होगा, ये आपका पोल होगा, ये कन्फर्म होता है। और कितने ऑर्डर का पोल होगा, तो जितना मैक्सिमम पावर गया है, ठीक है, तो मैक्सिमम पावर कितना गया है, 3 तक गया है, तो ये आपका पोल होगा ऑफ ऑर्डर 3।
तो एक्सपेंशन तो भाई बिंदास तरीका है, बहुत आसान होता है। आप ऐसे डेफिनेशन याद रखोगे तो वो एक तरीका है, ठीक है। बट अगर आपको एक्सपेंशन याद है ना तो आप काफ़ी फास्ट निकाल पाते हो पोल, ठीक है, और उसकी ऑर्डर को, तो आपको पता चल गया। अब ये आपको रेसिड्यू भी दे देगा। रेसिड्यू क्या होता है, तो हम लोगों ने पढ़ा है कि अगर आपको रेसिड्यू निकालना है तो ये क्या होता है, ये होता है आपका कोएफिशिएंट ऑफ 1/z माइनस ए होता है। ए आपका वही पोल है तो यहाँ पे z माइनस 0 हो जाएगा, ठीक है। तो कोएफिशिएंट ऑफ 1/ सिंपली क्या हो गया, z हो गया। तो 1/z का कोएफिशिएंट क्या आ रहा है, तो आप देख सकते हो यहाँ पे 1/z है नीचे में, इसका जो कोएफिशिएंट है वो है -1/3, यानी इसका वैल्यू क्या है -1/6। तो जो करेक्ट आंसर है रेसिड्यू का, आपको देखो कितना जल्दी मिल गया। तो अगर मेरे को सिर्फ रेसिड्यू बताना होता, मैं एक्सपेंशन करता और आपको बता देता कि भाई 1/z का कोएफिशिएंट ये है और ये रेसिड्यू होता है, सो इट इज़ आंसर। बट आपको ये देखो, मैं जब भी कोई क्वेश्चन करता हूँ ना, मेरे पढ़ने का तरीका भी यही है। आपको मैं यही सजेस्ट करता हूँ कि जब भी आप कोई क्वेश्चन करो तो उससे रिलेटेड जितनी भी बातें हैं वो सब आपके माइंड में होनी चाहिए, आप उसको रिकॉल करो, ठीक है। ये आपको एनर्जी देती है। ये आप इसको कहते हैं MCQ स्किल, जो है अपने अंदर क्या करना, क्रिएट करना, ठीक है। इससे आप में एक स्पीड आएगा, इससे आप में एक्यूरेसी आएगी। तो ऐसा नहीं कि ये डेफिनेशन मैंने बताया तो आपको एक टाइम लग गया, नहीं, ये बहुत ही ज़रूरी चीज़ है कि आप इसका डेफिनेशन भी जानो, ठीक है, जिससे आप बहुत जल्दी कभी उससे काम कर पाओ। लेकिन एक्सपेंशन आपको हर हालत में जहाँ कहीं भी एग्जिस्ट करता है वो करना है, ये आपको स्पीड प्रोवाइड करेगा, ठीक है। तो मैंने दो तरीके से बता दिया आपको कि z=0 इसका पोल है ऑर्डर 3 का, और अगर पोल है तो उस पर रेसिड्यू कैसे फाइंड करेंगे, सिंपली एक्सपेंशन निकालते हो अगर, तो कोएफिशिएंट ऑफ 1/z को हम लोग क्या बोलते हैं, इसका रेसिड्यू बोलते हैं, ठीक है। और अगर यहाँ पे कोई और पॉइंट होता, 0 के अलावा कोई अनदर पॉइंट होता, z=a होता, तो यहाँ पे किसका कोएफिशिएंट निकालते, 1/z माइनस ए का कोएफिशिएंट निकालते, ठीक है। तो कोई इशू नहीं है, इस तरह का क्वेश्चन कभी भी आता है, आप काफ़ी आसानी से कर पाओगे। नेक्स्ट देख लेते हैं क्या है, क्वेश्चन नंबर 2, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 2 तो देखो ये तो बिल्कुल लॉलीपॉप क्वेश्चन आ गया है। हालांकि ये एक बार गेट में आया था तो लोगों ने पूछा था मेरे से, आपके डाउट में आया था, चलो कर लेते हैं, कोई इशू नहीं है। 1 + i है ना भाई का पावर 24। जब भी इस तरह का क्वेश्चन आए ना तो आप क्या करते हो, आप धड़ल्ले से पहले इसको ऐसे कर लो, √2 से मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है, और अंदर भी √2 ले लो, ओके, ले सकते हैं, कोई इशू नहीं है। काफ़ी फेमिलियर होंगे बहुत लोग, आप लोग बहुत बार किया होगा, 12 लेवल का क्वेश्चन है, ठीक है। तो मैंने √2 का पावर 24 क्यों लिया, चूँकि अंदर में √2 लिया है और 24 है, तो ये आपको फिर बैलेंस हो जाएगा। तो ये आपका 2 का पावर 12 बचा सिंपली, ठीक है। अब यहाँ पे देखो ये क्या है, ये है आपका cos π/4 प्लस आयोटा, ये आपका क्या है sin π/4 का पावर 24। अब यहाँ पे हम लोग क्या अप्लाई करेंगे, डिमार्विस थ्योरम। डिमार्विस थ्योरम क्या कहलाता है कि जो पावर इंटीजर पावर है ये मल्टीपल हो जाएगा, तो हो जाएगा cos आ जाएगा 24 × π/4 हो जाएगा, प्लस आयोटा साइन 24 × π/4 हो जाएगा, ठीक है। अब देखोगे यहाँ पे ये कट जाएगा, 4 6 जा, यहाँ पे 4 6 जा, तो साइन का जो भी मल्टीपल होता है पाई का वो तो 0 हो जाता है, ये 0 हो गया, और कॉस का इवन मल्टीपल 1 होता है तो ये 1 हो गया। तो फाइनली जो आंसर है 2 का पावर 12 × 1, तो आपका यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन बी है। बिल्कुल क्विकली आप भी बना लिए होगे, कोई बड़ा क्वेश्चन नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट देखो क्या है यहाँ पे, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं क्या है भाई, विच ऑफ द फॉलोइंग fz ऑफ कॉम्प्लेक्स वेरिएबल z इज नॉट एनालिटिक एट ऑल द पॉइंट ऑफ द कॉम्प्लेक्स प्लेन, ठीक है। बोलता है कि ऑल द पॉइंट ऑफ ए कॉम्प्लेक्स प्लेन पे कौन एनालिटिक नहीं है, या सिंपली इसको बोलें कि आपसे ये पूछ रहा है कि कौन कौन जो है नॉन इंटायर फंक्शन है, ठीक है। चूँकि इंटायर फंक्शन क्या होता है, जो एवरीवेयर एनालिटिक होता है इन दी कॉम्प्लेक्स प्लेन। तो बोलता है कि नॉट एनालिटिक एट ऑल पॉइंट, इसका मतलब है कि वो नॉन इंटायर होना चाहिए। अब देखो भैया आपने पढ़ रखा है, ये z² क्या है, ये पोलिनोमियल है, ये तो भैया इंटायर होता है, ठीक है। फिर ये EZ पढ़ रखा है हम लोगों ने, इंटायर होता है, राइट। फिर यहाँ पे आपका साइन z, ये भी हमारा क्या होता है, इंटायर होता है। तो जो करेक्ट ऑप्शन है जो इंटायर नहीं है वो log z है, क्योंकि log z को जो है आप देखोगे अगर हम लोग निगेटिव पॉइंट ले लेंगे तो वहाँ पे ये क्या होगा, डिफाइन नहीं होगा, एनालिटिक नहीं होगा, तो ये हर जगह एनालिटिक नहीं है, सो इट इज़ द करेक्ट ऑप्शन, ठीक है। तो काफ़ी आसानी से ऐसा क्वेश्चन आप बना पाते। नेक्स्ट देखते हैं क्या क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4 कहता है द वैल्यू ऑफ इंटीग्रल दिस, ठीक है। इसका इंटीग्रेशन निकालना है मेरे को, वेयर सी इज पॉजिटिवली ओरिएंटेड सर्कल, और z=2 आयोटा थीटा दिया हुआ है, 2e आयोटा थीटा है, ठीक है। तो यहाँ पे देखो z= अगर 2 का पावर 2e आयोटा थीटा है, ऐसा है, तो यहाँ पे जो मॉडुलस z आएगा वो क्या आएगा, वो सिंपली 2 आएगा, ठीक है। चूँकि आयोटा थीटा का मॉडुलस क्या होता है, 1 होता है ना, जानते हो आप आसानी से, क्योंकि ये cos थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा होता है अकॉर्डिंग टू यूलर्स फंक्शन, तो इसका आप मैग्नीट्यूड निकालेंगे तो 1 ही आएगा। यानी कि जो सर्कल मेरे को दे रखा है ना वो ये है, जिसका कि रेडियस जो है 2 है और सेंटर क्या है, ओरिजिन है, ठीक है। ये क्लियर हो गया। अब इस सर्कल के अंदर अगर हम लोग देखें तो जो फंक्शन मेरे को दे रखा है
फंक्शन है 1/z², तो ये क्या है, ये आपका नॉन एनालिटिक है एट पॉइंट 0। तो सेंटर पे ही ये एनालिटिक नहीं है, सेंटर अंदर लाई कर रहा है, दैट मीन्स हम यहाँ पे कॉशी थ्योरम अप्लाई कर सकते हैं इंटीग्रेशन के लिए। तो सिंपली मेरे को क्या करना पड़ेगा कि मेरे को z=0 पे रेसिड्यू फाइंड आउट करना पड़ेगा, ठीक है। तो अब देखिए यहाँ पे तो रेसिड्यू कैसे निकालते हैं, तो बहुत आसान है निकालना, रेसिड्यू ऑफ fz एट z=0, ठीक है। देखो 2-3 तरीके हैं निकालने का, मैं आपको बता रहा हूँ बिंदास तरीके से। पहला तो यहाँ पे ये है कि अगर आप देखोगे तो यहाँ पे z=0 क्या है, पोल है ऑर्डर 2 का, ठीक है। क्योंकि नीचे में स्क्वायर है तो z=0 क्या है, पोल है ऑर्डर 2 का। अब देखो बहुत आसानी से आप काम कर सकते हो, कैसे, समझ लो यही इसका एक्सपेंसन है, एक्सपेंसन करेंगे तो यही आएगा, और तो कुछ एक्सपेंड हो नहीं सकता। तो ये z का पावर स्क्वायर तक गया है, फाइनाइट नंबर ऑफ टर्म तक गया है। तो चूंकि z का पावर स्क्वायर है, इसका मतलब है कि ये जो है पोल है 2 ऑर्डर का, चूंकि मैक्सिमम जो पावर है इस पर ये 2 है, ठीक है। अब देखो अब इसमें कोई भी ऐसा टर्म नहीं है जो 1/z का हो, ठीक है। तो चूंकि 1/z का टर्म इसमें नहीं है, अगर लिखेंगे तो ऐसे लिखेंगे 0 × 1/z, तो यानी 1/z का जो कोएफिशिएंट है वो 0 है। तो डायरेक्टली आप क्या लिख सकते हो कि रेसिड्यू क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा, ठीक है। अगर रेसिड्यू 0 आ गया देन आप इंटीग्रेशन का फॉर्मूला लगाओगे, इंटीग्रेशन का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, dz/z² इक्वल टू हो जाएगा 2π आयोटा सम ऑफ रेसिड्यू, यही होता है, ठीक है। उसी का थ्योरम है। अब देखो 2π आयोटा तो सही है, सम ऑफ रेसिड्यू, तो भैया रेसिड्यू तो एक ही है और तो कोई पोल था नहीं, तो इसको आप 0 से मल्टीप्लाई करोगे, चूंकि ये 0 आया था तो टोटल 0 आ जाएगा, तो करेक्ट ऑप्शन आपका बी हो गया, ठीक है। बट मैं आपको रिकॉल कराना चाहूँगा कि एक और तरीका है रेसिड्यू निकालने का। अगर आपका ये 2 ऑर्डर का पोल है तो 2 ऑर्डर के पोल के लिए रेसिड्यू एट z=0 ऑफ ऑर्डर 2 कैसे निकालते हैं फॉर्मूला, इसका फॉर्मूला होता है 1/1 d/dz, राइट। और क्या, z का स्क्वायर हो जाएगा, चूँकि z जो है 2 ऑर्डर का पोल है तो z-0 का स्क्वायर करेंगे तो z² हो जाएगा इंटू fz होगा, ठीक है। अब आप देखो अब आप z² से मल्टीप्लाई करोगे fz को, fz आपका 1/z² है, तो बचेगा क्या, तो बचेगा d/dz ऑफ 1, 1 क्या है, कांस्टेंट है, तो ये आपका 0 होगा। तो ऐसे भी निकालोगे तो ये फार्मूलास निकालोगे जब भी 0 आएगा। अब भैया ये तो खुद एक एक्सपेंशन है, ठीक है, तो यहाँ से आप निकाल सकते हैं। तो मैं इसी तरीके से बताता हूँ कि दोनों फार्मूला याद रखिएगा, ठीक है, ताकि आपको एग्जाम में जो भी ज़रूरत हो आप उससे काम कर सकें। अब बिल्कुल क्विकली इस तरह का क्वेश्चन बनता है, कोई इशू नहीं आने वाला, ठीक है। नेक्स्ट देखो क्या है, क्वेश्चन नंबर 5। अब बिल्कुल लॉलीपॉप क्वेश्चन दिख रहा है हम लोगों को यहाँ पे, बोलता है z=1 नेबरहुड में, ठीक है। ये जो पावर सीरीज़ है इसका वैल्यू क्या आएगा। भैया यहाँ पे देखो, अगर इसको मैं r कहूँ तो ये क्या है, ये r² है, तो अगर 1 + r + r² इस तरह का ज्योमेट्रिक सीरीज़ मिलता है तो ये लॉलीपॉप सीरीज़ है 1 - r होता है, ठीक है, 1/1 - r, ठीक है। और यहाँ पे r क्या है, r है आपका 1 - z, तो ये 1 कैंसिल हो जाएगा, फाइनली 1/z बचेगा। तो ये तो बिल्कुल आप देखते ही बना लिए होगे, ठीक है, तो कोई इशू नहीं है, इस तरह का क्वेश्चन आप काफ़ी जल्दी कर पाएंगे, ओके। अब देखो इसके बाद क्या है, क्वेश्चन नंबर हम लोग का है इसके बाद 6 नंबर, ओके। 6 नंबर है, बोलता है व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ m फॉर विच दिस इज़ हार्मोनिक, ठीक है। ये आपको मैंने काफ़ी बार पढ़ाया है, ये आपके लिए होमवर्क रहेगा, आप इसको करके कमेंट करना कि कौन सा ऑप्शन करेक्ट आता है। चूँकि हार्मोनिक कब होता है, अगर इसको पूरा को आप u ले लो, क्या ले लो, u, ठीक है। अगर मैं इसको पूरा को u मान लेता हूँ तो हार्मोनिक कब होता है, तो u इज़ हार्मोनिक, u आपका हार्मोनिक होगा, कब होगा, वेन, जब u का पार्शियल डिफरेंशिएशन ट्वाइस विथ रिस्पेक्ट टू x और u का पार्शियल डिफरेंशिएशन ट्वाइस विथ रिस्पेक्ट टू y, ये 0 होना चाहिए, ठीक है। यानी u को आप एक बार x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करो, अगेन x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करो, ठीक है, जो भी वैल्यू आता है, अगेन आप इसको y के रिस्पेक्ट में करो, फिर दोबारा करो, जो भी आता है इसको आप 0 लेना, देख लेना m का क्या वैल्यू आता है, बहुत बिंदास तरीके से बन जाएगा। लॉलीपॉप क्वेश्चन है, अब मेरे को कमेंट में बताना क्या आंसर आया, ठीक है। नेक्स्ट देखो क्या है यहाँ पे, नेक्स्ट है हमारा द इंटीग्रल ऑफ दिस फंक्शन, राइट। यहाँ पे देख लो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर है हम लोगों का ये 7 नंबर, ओके। 7 नंबर क्वेश्चन है, द इंटीग्रल ऑफ दिस फंक्शन वेयर c इज़ द सर्कल z=1। देखिए z=1 है तो हम लोग यह दिखेंगे ना यहाँ पे कि यहाँ पे हमको पोल कैसा कैसा मिलता है, ठीक है। तो 3z² + 1 है, पहले तो fz आप लिख लीजिए, fz क्या है 1/3z² + 1, ठीक है। तो आपको जो सिंगुलरिटी है पोल है वो क्या क्या मिलेगा, ऐसे निकाल लीजिए, ठीक है। तो fz इज नॉट एनालिटिक वेयर क्या, जहाँ पे 3z² + 1 आपका 0 होगा वहाँ पे एनालिटिक नहीं होगा। यहाँ से z का वैल्यू क्या मिल जाएगा जी, ±i/√3, राइट, ये मिलेगा, ओके।
अब देखिए तो यहाँ पे दो हमको मिला है पोल, जेड प्लस माइनस आयोटा बाई रूट 3 मिला है, ठीक है। हम लोग बारी बारी से यहाँ पे काम करेंगे, दोनों पे हमको निकालना होगा, क्योंकि देखो जो सर्कल दे रखा है ना यहाँ पे, सर्कल का रेडियस 1 है, ठीक है, और सेंटर क्या है, ओरिजिन है, ये है आपका जेड इक्वल टू 1। तो जो दोनों जो पोल आया है वो चूँकि 1 से छोटा है, आयोटा इमेजिनरी एक्सिस पे अगर आप देखोगे तो ऊपर या नीचे, ठीक है। तो वाई एक्सिस आपका क्या होता है, इमेजिनरी एक्सिस होता है, ये आपका होता है एक्स एक्सिस, ठीक है, रियल एक्सिस। तो यहाँ पे आयोटा बाई रूट 3 ऊपर में मिलेगा, 1 से छोटा है रेडियस, तो अंदर आएगा, नीचे भी अंदर आएगा। इसका मतलब है कि दोनों इनसाइड लाई कर रहा है, तो हमको दोनों पर रेसिड्यू निकालना पड़ेगा, और रेसिड्यू निकाल करके जो फॉर्मूला होता है उस पर अप्लाई करना पड़ेगा, राइट, ठीक है। आइए हम लोग यहाँ पर रेसिड्यू निकालते हैं, काफ़ी आसानी से निकल जाएगा, कोई इशू नहीं है, देखो कैसे निकलेगा। तो चलो यहाँ पे कर लेते हैं, पहले निकालते हैं हम लोग रेसिड्यू एट जेड इज इक्वल टू आयोटा बाई रूट 3। फार्मूला क्या हो जाएगा, फार्मूला देखिए हो जाएगा लिमिट जेड टेंड्स टू आयोटा बाई रूट 3, जेड माइनस आयोटा बाई रूट 3, ये फैक्टर बनेगा पहले, ठीक है। जो आपने लिमिट पॉइंट लिया है उसके साथ ये क्या बनेगा, फैक्टर बनेगा इंटू एफ जेड, राइट। अब आप देखो ये हो गया लिमिट जेड टेंड्स टू आयोटा बाई रूट 3, जेड माइनस आयोटा बाई रूट 3, ठीक है। अब मैं एफ जेड को थोड़ा ढंग से लिखता हूँ फैक्टर करके, ताकि ये मेरा काम कर जाए। तो मैं देखो इसको ऐसे लिख रहा हूँ, 1/3 को मैं ले लेता हूँ कॉमन, तो ये जेड स्क्वायर प्लस 1/3 हो जाएगा। तो मैं इसको लिख सकता हूँ जेड माइनस आयोटा बाई रूट 3 इंटू जेड प्लस आयोटा बाई रूट 3, राइट, ओके। इससे एक फैक्टर आपका कैंसिल हो जाएगा, तो आपका जो वैल्यू आता है वो क्या आता है, ठीक है। तो हम इधर देख लेते हैं, कोई इशू नहीं है। चलो इसका वैल्यू आ जाएगा आपका यहाँ पे 1/3, और आयोटा बाई रूट 3 पुट कर देंगे तो ये हो जाएगा आपका 2 आयोटा बाई रूट 3, ठीक है जी। अभी रूट 3 आपका कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पे आपका आ जा रहा है 2 रूट 3 आयोटा, ऐसा लिख सकते हो, कोई इशू नहीं है। अच्छा आप सेकंड निकालो, सेकंड निकालते हैं क्या, रेसिड्यू एट जेड इज इक्वल टू प्लस माइनस आयोटा बाई रूट 3, ठीक है। क्योंकि वो प्लस में निकाले थे, ये माइनस में निकालेंगे, तो इसका फार्मूला क्या बन जाएगा, सेम बनेगा, लिमिट जेड टेंडिंग टू माइनस आयोटा बाई रूट 3, फैक्टर लेंगे इसका तो ये प्लस में मिलेगा मेरे को, इंटू एफ जेड, राइट। अब देखो थोड़ा एफ जेड मेरा यही है, समझ लेना इसको, तो मैं इसी को वापस रखूँगा, तो अब आपका ये जो पॉजिटिव फैक्टर था वो कट जाएगा, तो वैल्यू क्या आएगा, तो 1/3 आएगा, ठीक है। अब हम लोग इस फैक्टर में बचेंगे, ये मेरा बचेगा, तो यहाँ पे मेरे को डालना है माइनस आयोटा बाई रूट 3, तो ये आपका आ जाएगा -2 आयोटा बाई रूट 3 डालने से, ठीक है। तो ये पूरा वैल्यू क्या आ जा रहा है, माइनस आपका आ जा रहा है 2 रूट 3 आयोटा। देखो दोनों सेम वैल्यू आ रहा है पॉजिटिव निगेटिव में, तो जो सम ऑफ रेसिड्यू है, सम ऑफ रेसिड्यू है वो क्या आ जाएगा, वो आपका आ जाएगा 0, क्योंकि दोनों सेम वैल्यू आया है। अगर सम ऑफ रेसिड्यू 0 आ गया तो यहाँ पे आप लगाओगे कॉशी का थ्योरम, तो कॉशी का थ्योरम क्या होता है कि जो इंटीग्रेशन है एफ जेड डी जेड वो क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा 2 पाई आयोटा इंटू सम ऑफ रेसिड्यू, ठीक है, सम ऑफ रेसिड्यू। ये तो आपका 0 आ गया, तो ये आपका पूरा 0 आ जाएगा, तो कोई मुश्किल नहीं है, आप आराम से करोगे तो बहुत फास्ट कर सकते हो, ठीक है। थोड़ा एग्जाम में ध्यान देके करना होता है, कोई इशू नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे आपका आ गया, सो ऑप्शन नंबर सी इज़ करेक्ट हियर। देखो बहुत सारे और भी क्वेश्चन हैं, तो सबको एक वीडियो में मैं कवर नहीं करता ताकि वीडियो लंबा ना हो जाए, इंटरेस्ट बाकी रहना चाहिए। अब जब भी कोई क्वेश्चन करो बिल्कुल फ्रेश माइंड से करो, डेफिनेटली क्वेश्चन आपको ज़रूर बनेगा। एग्जाम में इस तरह के क्वेश्चन बिल्कुल मुश्किल नहीं होते। आई होप आप काफ़ी इन्जॉय कर रहे होगे, आपको अच्छा लगा तो मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि आप जो है खुद से ट्राई किया करो, डेफिनेटली क्वेश्चन बनेगा इस तरह का। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि डेली इस तरह का आपको कंटेंट वहाँ पर अपलोड होता रहता है, जो आपको आपके रिविजन पर्पज से भी काफ़ी अच्छा रहता है। टेलीग्राम से भी कनेक्टेड हो जाइए, पीजीटी टीजीटी तहसीन सर के नाम से आपको जो पहला लिंक मिलेगा, वहाँ पे आप CSER नेट गेट कभी तैयारी कर पाएंगे, क्योंकि डेली बेसिस पे आपको क्वेश्चन मिलता है, ठीक है। और मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि अगर आप पूरा कोर्स करना चाहते हो तो आप उसके लिए मेरा एप्लीकेशन डाउनलोड कर लो। एप्लीकेशन का लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। वहाँ से आपको ये फ़ायदा होगा कि आप जो भी पढ़ना चाहते हो ना सिस्टमेटिक वे में, कॉम्प्लेक्स एनालिसिस आपको मैं दे दूँगा, लीनियर अलजेब्रा, एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा काफ़ी अच्छे से पढ़ाया है मैंने, ग्रुप थ्योरी बहुत अच्छे से पढ़ाया हुआ है उसमें। तो आप CSER नेट की तैयारी कर सकते हो, PGT TGT की तैयारी कर सकते हो, हर तरह का कोर्स वहाँ पे अवेलेबल है। काफ़ी सिस्टमेटिक लर्निंग है, PDF भी आपको मिलता है, लॉट ऑफ MCQs कराए जाते हैं, तो आप काफ़ी इन्जॉय करोगे, ठीक है। पढ़ते रहो, थैंक यू वेरी मच।